स्टार्टिंग पे। अच्छा, रिग्रेशन जो होती है ना, ये हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ टेक्निक्स ऑफ स्टडीइंग द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल्स ऑन वन और मोर। अच्छा, आपको पता है कि दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेबल वेरिएबल्स, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो डिपेंडेबल वेरिएबल्स होते हैं। जो आपकी फैक्टर्स होते हैं, फर्ज किया आपने कोई ट्रीटमेंट करनी है, वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इस चीज की तो आपको पता है ना कंफर्म क्या चीज होती है। डिपेंडेबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम ऐड करते हैं कोई चीजें। इनपुट्स जो होती हैं वो हमारी वो होती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या उसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कहते हैं। और डिपेंडेबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपकी आउटपुट्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब रिग्रेशन इसमें कहां आता है? रिग्रेशन क्या करता है कि हमने दो वेरिएबल्स का ना आपस में रिलेशनशिप मालूम करना है। मेरी बात की समझ आ गई? रिग्रेशन का मतलब होता है कि हमने दो जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप मालूम करना है। फर्ज किया हमने अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर कितनी डालें तो उससे यील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या उसको हम सोशल स्टडीज में बता सकते हैं कि अगर आप जितना ज्यादा पढ़ोगे तो आपका जीपीए ज्यादा होगा। ऐसा ही है बच्चों, मेरे साथ ना ये थोड़ा सा डिस्कशन करें। मैंने बता रहा हूं कि जितना जी सर, ऐसा ही है। ऐसा ही है ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा, जितना ज्यादा फेसबुक देखोगे जीपीए कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा सर। कम आएगा। कम आएगा। इट मीन ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है तो इट मीन ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये क्या होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा भी साथ में बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिग्रेशन। उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव रिग्रेशन। और इस तरह एक नेगेटिव रिग्रेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बच्चों क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक आपने। अच्छा, अब हमने ये चीज मालूम करनी है कि what is the possibly best relationship that we should use for agriculture। मेरी बात की समझ आ रही है? हमने ये रिग्रेशन एनालिसिस, एक्चुअली रिग्रेशन एनालिसिस वही चीज होती है कि हम इवन इससे फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर डालेंगे तो कितनी यील्ड आएगी। मेरी बात की समझ आ गई? अगर हम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर ज्यादा डालते जा रहे हैं और हमारी यील्ड भी बढ़ती जा रही है तो, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जिसके बाद ज्यादा डालने से यील्ड कम होनी शुरू हो जाए तो इट मींस वहां से नेगेटिव रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। अब हमने देखना है कि कौन सी एक स्पेसिफिक एनालिसिस किया जाए, रिग्रेशन एनालिसिस, जिसके थ्रू हमें पता चले कि विच इज द बेस्ट relationship between the amount of fertilizer and the yield of the plant। ये बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, और इसी से हम ये भी मालूम कर, ये जो फोरकास्ट नहीं करते, वेदर फोरकास्ट, फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं हम इससे। वो भी रिग्रेशन एनालिसिस से करते हैं। अच्छा, ये इस तरह का बादल हो, इस तरह की हवा में नमी हो, तो इस तरह का चीजें होंगी तो इससे नेक्स्ट डे क्या होता है, प्रीवियसली ऑन द प्रीवियस डाटा हमें ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे वेदर की कंडीशन जो है वो किस तरह की होगी। ये भी रिग्रेशन एनालिसिस है। अच्छा, अब ये जो एनालिसिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च। रिग्रेशन टेक्निक्स इज primarily used to estimate the relationship that exists on the average between the dependent variables and explanatory variables। इसका ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, determine the effect of the explanatory variables
ऑन द डिपेंडेबल वेरिएबल्स, कंट्रोलिंग द इफेक्ट्स ऑफ, भी हमने ये चीजें हमने प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेबल वेरिएबल्स, वही जो मैंने कहा फ्यूचर आप इससे प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं वो, लेकिन इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूं, तो आपको ना बहुत हद तक ये जो चीज मैं पढ़ाना चाह रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगी। और बड़े प्यारे तरीके से इसने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू रिग्रेशन। ये मैं साथ साथ आपको, ये वीडियो नजर आ रही है आपको? यस सर। जी सर, आ रही है। X variable and a Y variable in this case. अच्छा, अब x वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो y है वो डिपेंडेबल वेरिएबल्स है, ठीक है। पर क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक हमने अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, वो चीज है, और डिपेंडेबल वेरिएबल इंडिपेंडेंट को एक्सप्लेनेटरी कहते हैं है, सर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कहते हैं। उसी को एक्सप्लेनेटरी। हम चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल हम कितनी अमाउंट में डालें तो एक अच्छी यील्ड आए, ठीक हो गया। तो अब आप इस वीडियो को देखिए, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाता हूं, यू विल डेफिनेटली, आपको बड़ी समझ आएगी व्हाई वी आर, हाउ वी यूज द रिग्रेशन एनालिसिस इन एग्रीकल्चर रिसर्च। The independent variables on the x-axis and the dependent variable is on the y-axis. And we try to form a relationship between these two variables and draw a line, in this case a straight line. And over the next series of videos, I'll explain what all this means. ओके, एक मिनट। Variable. अब ये देखें, Draw. इसका मतलब ये है कि जो x है ना, अगर यहां पर कोई आपके डिपेंडेबल वेरिएबल की कोई अमाउंट इधर आ रही है, ये जो इंटरसेक्शन है इन दोनों का, इट मींस दैट जो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, y की वैल्यू भी शुरू में यहां थी, ठीक है। इस सर ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? जीरो से ये है कि जीरो पर उसकी वैल्यू ये थी, फर्ज किया हमने कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला, फिर भी कुछ ना कुछ तो यील्ड आई ना। यस सर। मेरी बात की समझ आ गई? लेकिन यस सर डाल रहे ठीक हैं, है। उसकी यील्ड बढ़ रही है। ये देखो ना, यहां पर आई है यील्ड इसकी, मेरी बात की समझ आई? इसकी यील्ड आई है यहां पर, लेकिन एक्स की वैल्यू बढ़ी है तो साथ में यील्ड की वैल्यू भी बढ़ रही है। अच्छा, अगर हम यहां पर इसकी एक रिग्रेशन लाइन लाएं तो ये इस तरह की एक लाइन ड्रा होगी, ठीक है। इसे कहते हैं पॉजिटिव रिग्रेशन। लेकिन अगर हम x की वैल्यू ज्यादा करें और इसकी यील्ड कम हो रही हो नीचे की तरफ, तो क्या होगा, इस तरह की एक लाइन लगेगी, फिर ऐसे भी बिल्कुल भी इस तरह की एक लाइन लगेगी। मेरी बात की समझ आ रही है? तो उसे हम कहते हैं यस सर। उसका होता है नेगेटिव रिग्रेशन लाइन। अब आप ये, मैं इसमें बड़े खूबसूरत तरीके से ये एक्सप्लेन की हुई है वीडियो, अब मैं आपको साथ साथ चला रहा हूं। A line, in this case a straight line. And over the next series of videos, I'll explain what all this means. What we try to understand is as the independent variable is moving or changing, what happens to the dependent variable? Does it go up or does it go down? How does it change? If they move in the same direction, if the independent variable increases and the dependent variable increases as well, like this, we say there's a positive relationship. If on the other hand, as the independent variable increases and the dependent variable decreases like this, we say there's a negative relationship. The line will look like this, go downward. In linear regression, we try to make a line. A line to make a linear regression, the key is on line, right there, a straight line. You can also do curved lines, but for this topic, it's all straight lines. To actually conduct a regression, I take observations, and I'll just plot some more observations here randomly. I'll stick them in here like that. अच्छा,
अब ये जो है ना, जो डिफरेंट लाइन जो आपको आई हुई है, फर्ज किया आपका जो एक्स है ना, एक्स पे देखे ना, ये वाला जो है इसकी एक्स पे कितना आ रहा है, फर्ज किया ये 2 फर्टिलाइजर है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। जिस तरह फर्टिलाइजर इंक्रीज करी जा रहे हैं तो आपकी जो यील्ड की वैल्यू आ रही है, ये देखें, मेरी बात की समझ आ रही है इसको? Yes, sir. हेलो, फर्ज किया, Yes, sir. जी जी सर। सर आ रही जी है। सर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम फर्टिलाइजर की रेशो ज्यादा करते जा रहे हैं, लेकिन यहां पर कम आ रही है यील्ड, ये देखो ना भी, ये जैसे इस 2 पे ये है, 4 पे ये है, 6 पे फर्ज किया ये है, 8 पे ये है, 10 पे ये कम हो गई है, 12 पे ये है। तो अब हमने इस सारे सिनेरियो को कैसे एक रिग्रेशन लाइन में कन्वर्ट करना है, इस डाटा को यूज करते हुए हमने कैसे एक रिग्रेशन लाइन बनानी है, ये अब ये एक्सप्लेन करेगा। Try to find a line that will fit, a straight line that fits through all these different points. And this is called my regression line. And it's based upon the least squares method. And in the end, I want to minimize the difference between the estimated value and the actual value. भी एस्टिमेटेड वैल्यू अगर शुरू में इंक्रीज होनी चाहिए थी तो यहां पर वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन वैल्यू आई है यहां पर। अब ये ऐसा क्यों है? Minimize my errors. This line will have a lot of errors if I compare the actual to the estimated value. And again, the point is to minimize these errors and make them as small as possible. Now let's imagine I put study time on the x-axis, or make that my independent variable. And the dependent variable becomes grades or GPA. As study time increases, grades should go up. There is a positive relationship. In regression, we develop these equations like this. In this case, y hat is estimated grades, and it's based upon, or it's equal to, b naught plus b1 times x. अच्छा, ये जो है ना, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब आपने रिग्रेशन के अंदर ये आपकी यील्ड है, एक्स वो है, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब बी नॉट और बी वन, ये अच्छा, अगर हमें ये तीनों की वैल्यू मालूम है, इन दोनों की वैल्यू मालूम है, बी वन की और बी नॉट की, तो हम जितना भी फर्टिलाइजर डालेंगे उससे हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में यील्ड कितनी होगी। लेकिन हमें सबसे पहले ये दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए। ये कैसे मालूम होंगी? बेस्ड ऑन योर रिसर्च डाटा। ये दोनों चीजें कैसे निकलेंगी? जब आपने एक रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद आपने एक बी नॉट की वैल्यू डेवलप की, एक बी वन का वैल्यू निकाली, ये दोनों वैल्यू जब आपको पता है तो इससे आप एक फार्मूला डेवलप करेंगे, और इस फार्मूले की बेस के ऊपर हम एक बताएंगे कि अगर x की वैल्यू इतनी हो, हम डालेंगे खेत के अंदर x, तो हमारी यील्ड इतनी होगी। फोरकास्ट करेंगे हम चीजों को। लेकिन ये बी नॉट कैसे मालूम करते हैं? जो बी नॉट है ना, ये है ये वाला पॉइंट, ये वाला जो शुरू में था। B1 जो है ये होता है कि इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन होता है, ये भी बताता है आपको, बड़े इजीली पता लग जाएगा आप लोगों को। For x is study time. B naught we derive mathematically, and it is the y-intercept. B1 we also derive mathematically, and I'll do it in a later video, and it's the slope of the line. In this case, the slope is positive. अच्छा, पॉजिटिव, अगर तो स्लोप पॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव आएगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव आएगा। Minus I. In the next video, I'll discuss नेगेटिव आएगा सर। these equations. Now, if I change the x-axis to time on Facebook, we see a negative relationship.
More time on Facebook, grades will suffer and go down. A negative relationship. What we're estimating is still grades, estimated grades, is equal to B naught minus B1 times X, where X is time on Facebook. B naught is still the y-intercept. The y-intercept. And it is a calculated value. The slope of the line is negative B1 because it's downward sloping, negative relationship. And as I said before, I'll show you how to calculate this equation in the next video. The x is the independent variable. The y is the dependent variable. The x is what we control, what we manipulate, what we change. And the dependent variable is the outcome. So study time is the independent variable. It's what we control and manipulate. And your grades are dependent upon how much you study. Now this looks really ugly, and it's what I'll talk about. Okay, बच्चों ये समझ आई है? अब B0 और B1 कैसे निकाल सकते हैं? X फर्ज किया 1 2 3 4 5 x है डिपेंडेबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। 1 अगर हम फर्टिलाइजर डाला तो हमारी 1 से यील्ड कितनी आई है 4, ठीक है। 1 से कितनी आई है, सॉरी ये वाली आई है 2 पॉइंट कुछ, यहां पर आई है ना ये 2.8। जब 2 आया है तो वैल्यू आई है 3 पॉइंट कुछ, जब 3 आया है तो वैल्यू आई है 4। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये डिपेंडेबल वेरिएबल्स। अब x क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। और y क्या है, फर्ज किया अगर y हमारा 1 हो तो 2 है, 2 हो तो 4 हो, 3 है तो 5 है, 4 है तो 4, 5 है तो 5। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? Yes, sir. फिर x माइनस एक्स डैश, एक्स डैश क्या है एवरेज, इन सब का एवरेज क्या है, इन सब को हम जमा करें 5 पे डिवाइड कर दें तो वो मीन आ जाएगा। इस तरह इन सब को जमा करें और 5 पे डिवाइड करें तो क्या होगा 4। तो x माइनस एक्स डैश, x क्या है 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। सिमिलरली ये सारे x और y माइनस y और ये सारा फिर x माइनस x, उसका स्केल लिया, फिर इसका स्केल लिया 1 आ गया, इसका स्केल लिया 0, इसका स्केल लिया 1, इसका 2 का 4। फिर हमने x माइनस x और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद ये वैल्यू। अब ये तो आप निकाल लेंगे ना? जी सर। ये तो आपने काफी बार किया है, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, व्हाट इज अ फार्मूला? B1 का फार्मूला, ये देखो B1 जो है ना, अगर B1 निकालना है तो जमा ये देखो x माइनस ये दोनों इसको मल्टीप्लाई करके ये जमा कर दिया 6 आएगा। ये होता है जमा का 6, ये x माइनस एक्स डैश, ये इसको मल्टीप्लाई और इसको 6, इस सारे की का नाम आना है 6 डिवाइडेड बाई सुमेशन, सुमेशन भी कहते हैं इसको जमे x माइनस एक्स डैश स्क्वायर और इसका डिवाइडेड बाई 10, 6 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.6। इन दिस, अब इस फार्मूला के अंदर जो आपका B1 है वो क्या आएगा 0.6, क्या आएगा 0.6। अब B0 का क्या आएगा, B0 का जो फार्मूला है वो इसी फार्मूले के अंदर है कि अब y इज इक्वल B0 प्लस B1x। फिर अब हमें पता है यील्ड 4 है, फर्ज किया B0 हम मालूम करना है, B1 क्या है 0.6, ये 3 पे आया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें B0 B0। अच्छा अब क्या होगा कि 0.6 को मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया 1.8। अच्छा अब
नॉट इज इक्वल टू 4 माइनस 1.8, ये 2.2 हो गया। मेरी बात समझ आई इसको? अब हमारी फाइनल जो इक्वेशन बनी है अकॉर्डिंग टू दैट डाटा वो ये है 2.2 प्लस 0.6x। अब हमें पता है कि हम